तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के पद संख्या 13, 14 व 15 की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व हमने घनानंद के जिन पदों को लिया था, अधिकांश पद उनकी प्रेम की पीर के थे और उन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। उनका विरह हिंदी साहित्य में द्वितीय स्थान रखता है। प्रस्तुत पद यानी पद संख्या 13 के अंतर्गत कवि की एक प्रमुख विशिष्टता को यहाँ पर बताया गया है कि उनका कहना है कि उच्च कोटि का प्रेमी वो प्रेम व्यथाओं का अनुभव करने वाला यानी प्रेम को समझने वाला, प्रेम की पीड़ा को, विरह को जो समझ सकता है, उस उच्च भाव दशा को जो प्राप्त कर सकता है या समझ सकता है, अनुभव कर सकता है, वही व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि घनानंद कवि ने प्रेम के पराकाष्ठा को, विरह की पराकाष्ठा को अपने काव्य में स्थान दिया। प्रस्तुत पद की प्रथम पंक्ति है, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे ई भांति की बात चको। कवि कहते हैं कि जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता रहता है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा हो और जो उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बात कहता है, यानी जो उच्च भाव दशा की प्रेम की बात करता है और प्रेम के उच्चासन पर पहुंच चुका होता है, जिसकी बात को सब सुनकर सभी के मन में एक लालसा उत्पन्न हो। जैसे लिखा है ना, सुनी के सबके मन लालच दौड़े। एक लालच उत्पन्न हो, दौड़े मतलब उत्पन्न हो। जैसे दौरे का मतलब तो दौड़ना होता है, किंतु यहाँ पर दौरे का मतलब उत्पन्न होना है। सुनी के सबके मन लालच दौड़े, सबके मन में एक लालच दौड़ उठता है, लालसा उत्पन्न हो जाए, यानी सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए। पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मित होकर जिसकी बातें सुनते हैं और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रेम की हम बातें सुनते हैं, प्रेम के उच्च भाव की हम बातें सुनते हैं, तो सभी के मन में उस प्रेम को प्राप्त करने की एक लालसा उत्पन्न हो जाती है। जबकि कविताई के धोखे रहे, आगे कवि कहते हैं, दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो। जबकि कविता के धोखे रहे कि और कविता के धोखे में मत रहो। या प्रवीणन की मति जाति जकी, यह उस कविता से भिन्न कोटि की गुण गंभीर कविता है। किसकी कविता? घनानंद की कविता। उनके जो गुण गंभीर कविता है वो अन्य रीतिबद्ध या रीतिकालीन कवियों से थोड़ी अलग है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वान की भी बुद्धि चकराती है। यहाँ प्रवीण की मति जाति जकी, यहाँ प्रवीणन मतलब प्रवीण, चतुर जो कवि है, उनकी मति बुद्धि जाति जकी, वो भी बकबक करने लग जाते, बड़बड़ाने लग जाते, मतलब उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। समुझे कविता घनानंद की, हिय की आखिर नेह की पीर तको। आगे कवि कहते हैं, यानी बुद्धि बड़बड़ाने का मतलब यह भी कर सकते हैं कि जो सहृदय नहीं है, जिसके भीतर भाव नहीं है, भावना नहीं है, वे घनानंद के काव्य को कैसे समझ सकते हैं। यह कोई रीतिबद्ध लौकिक तुकबंदी नहीं है। रीतिबद्ध कवियों ने तो संस्कृत काल से चली आ रही परिपाटी का अनुसरण किया, उसी के ऊपर वार करते हुए कहते हैं कि यह कोई तुकबंदी नहीं है जिसे सब कोई समझ ले। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है। आगे लिखा है ना, समुझे कविता घनानंद की, घनानंद कवि की कविता को या कवित्व को वही समझ सकता है। ये आँखें, जिसके हृदय की आँखों से प्रेम व्यथा को दिखाओ। हृदय की तो आँखें हो नहीं सकती ना, लेकिन हृदय की आँखों देने का मतलब होता है जिसके हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ रहा हो, हृदय की आँखों हो, वही नेह की पीर तकी,
वो ही क्या कर सकता है, प्रेम की व्यथा को देख सकता है। हम कहते हैं ना कि पत्थर दिल है क्या जो समझ नहीं सकता, यानी हृदय को भी बहुत करुणा से ओतप्रोत होना पड़ेगा, भावों से ओतप्रोत होना पड़ेगा, तभी वो घनानंद के प्रेम भाव को, उसकी व्यथा को, उसकी पीड़ा को, वेदना को, विरह को समझ सकता है। अन्यथा तुकबंदी करने वाले व्यक्ति इनकी कविता को जब पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि इसमें हृदय की बातें, भाव की बातें जो उनके पास नहीं है। कहने का मतलब ये भी है कि जिसने हृदय की गहराइयों में प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया, वह घनानंद की कविता को समझने लायक है ही नहीं। कहते भी ना, जाके फाटे न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। जब हमें उसकी पीड़ा ही अनुभव नहीं हो, किसी दर्द की, तकलीफ की, तो हम उस पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। इस कविता में गुणता तथा उत्कृष्टता की, घनानंद के काव्य की गुणता और उत्कृष्टता की ओर संकेत है। उनके काव्य में उच्च कोटि का प्रेम और व्यथा है, पीड़ा है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, भाषा की लाक्षणिकता, अनुप्रास, अलंकार और छंद सवैया है। अगला हम पद लेते हैं, पद संख्या 14। झलके अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजत काननी छे। अब यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए घनानंद कवि कह रहे हैं, झलके अति, झलक रहा है, दिख रहा है, अति सुंदर, अत्यधिक सुंदर, आनन गौर, आनन मतलब मुख, गौर यानी गोरा, कि गोरा मुख अत्यधिक सुंदर झलक रहा है, मतलब मुख कैसा है, गौर वर्ण। छके दृग राजत काननी छे, छक्के मतलब बड़े बड़े, छक्के तो वैसे तो छकना होता है, तृप्त होना, लेकिन यहाँ पे छके का मतलब तृप्त करने वाले, दृग मतलब नेत्र, राजत विराजमान है, काननी, काननी मतलब एक तो कानन जंगल होता है, यहाँ कानन का मतलब कान, छुए मतलब छू रहे हैं, आंखें जो है वो कानों को छू रही है। यानी अब अगर हम बात करें कि जो आंखें बड़ी बड़ी होती है उसमें कान और आंख के बीच का जो दूरी है वो कम होती है, तो जो आंखें कानों को छूने की कोशिश कर रही है तो वो आंखें कैसी हुई, बड़ी बड़ी। हाँ, यानी नायिका की आंखें कैसी है, बहुत बड़ी बड़ी है, जो कानों को छूने का प्रयास कर रही है, यानी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। हंसी बोलनी में, जब वो हंसकर बोलती है, छवि फूलन की बरसात, तो ऐसे लगता है उसके सौंदर्य में, जब वो हंसकर मुस्कुराकर बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, ऐसा सौंदर्य वहाँ पर दिखाई देता है। उर ऊपर जाती है, छवि फूलन की वर्षा, ऐसे लगता है फूलों की वर्षा हो रही है, उर ऊपर जाती है, अपने हृदय के ऊपर विराजमान हो जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, लट लटे लोल सुंदर, कपोल गालों पर, कलोल मतलब किल्लोल, खेल रही है, बालों की जो लटे वो घुंघराली घुंघराली होकर गालों से होती हुई वो किलोल कर रही है। कल कंठ बनी जल जावली द्वे, कल कल मतलब सुंदर, कंठ मतलब गले में बनी हुई, जल जावली, जल जावली मतलब जल में उत्पन्न होने वाली, अवली मतलब पंक्ति, तो जल में मोती भी उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर 2 मोतियों की पंक्तियों की माला भी गले में सुशोभित है। अंग अंग तरंग उठे दूती करे, अंग अंग शरीर के अंग प्रत्यंग पर, दूती मतलब कांति, शोभा, आभा, चमक की तरंगे उठ रही है। पानी में जो तरंगे उठती है तो वो चमक पैदा करती है, वैसी ही चमक उसके अस्तित्व से, उसके अंग प्रत्यंग से उठ रही है। परिये मनो रूप अबे धर च्वे, ऐसे लग रहा है परिये मतलब पहन लिया हो, मानो रूप सौंदर्य अभी अभी धरती ने भी उस सौंदर्य को धारण कर लिया हो। नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं, सोए न सोइबो जागे न जाग। इस प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ पर वियोग दशा का वर्णन करते हुए विरणी नायिका कहती है, जैसे कि घनानंद पद में कहते हैं, पर विरणी नायिका के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सोए न सोइबो, वियोग की विलक्षण दशा के कारण नायिका सोने पर न तो सोते ही बनता है, वो सोती है तो लगता ही नहीं है कि वो सोबे न सोइबो, सोने पर वो सोई हुई सी लगती नहीं, यानी सोने जैसा उसे अनुभव कुछ होता ही नहीं है। न जागे न जाग, और जागते रहने पर न जागने पर भी ऐसे लगता है कि वो जाग नहीं रही है, मतलब सुध बुध खो बैठी है।
सोने पर उसे सोने की अनुभूति नहीं होती और जागने पर उसे जागृत अवस्था की अनुभूति नहीं होती। अनोखी लाग सु आँखिन लागी। अनोखी मतलब एक विचित्र प्रकार की, लागी एक लगन सी लग गई है, आँखिन लागी आँखों में लग गई, एक विचित्र भाव दशा आँखों में आ गई है। अर्थात न तो वो नायिका ठीक तरह से सो पाती है और न ही ठीक तरीके से जाग पाती है। सोने जागने के बीच की स्थिति सदैव उसके साथ बनी रहती है। देखत फूल पे भूल भरी है सूल रहे। ऐसी विलक्षण लगन इन आँखों को सोने जागने के बीच लग गई है। पहली पंक्ति का, और प्रेम की विलक्षणता की लगन देखो, इन आँखों को सोते जागते नहीं बनता। जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती है तब तक प्रफुल्लित रहती है, किंतु उसके अभाव में भूल का विचार करके अर्थात प्रियतम के द्वारा भुलाए दिए जाने की बात सोचकर इसमें नित्य ही वेदना जागृत रहती है। देखत फूल पे भूल भरी सूल रहे नित्य ही चित्त लागी। यानी जब देखती है तब तो वो प्रफुल्लित रहती है, और जब वो नहीं देख पाती है तो भावी आशंका को देखकर कि नायक मुझे भुला चुका है, ऐसी भुलाने की बात सोचकर सूल रहे, उसके ऊपर कष्ट या कांटे जैसे नित्य ही चित्त लागे, उसके चित्त पर, उसके हृदय पर कांटे चुभते रहते हैं। चेटक जान सजीवन मूर्ति। चेटक का मतलब तो वैसे तो जादू होता है, कि चेटक जान के मायावती जानकर, सुजान को मतलब सुजान को, सजीवन मूर्ति मेरे सजीवन मूर्ति हो, प्राण जीवन दायिनी मूर्ति हो, रूप अनूप कहाँ रस पागी। हे तुम्हारा अनुपम जो रूप है, अत्यधिक रस से पगी हुई तुम्हारी सुजान, हे सुजान तुम्हारी जीवन दायिनी जो तुम्हारी छवि है, मेरी मति में अत्यंत धंस गई है, मैं उस रस में निमग्न हो गई हूँ। कहने का मतलब है कि जादू सा प्रभाव करने वाली जो तुम्हारी मेरी सुजान, मेरे प्राणों के आधार, तुम्हारा जो अनुपम रूप है, उस रूप के अंदर मैं उस रस में पूरी तरह से सिक्त हो गई हूँ, डूब गई हूँ। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोहमती संग रहे अति खागी। आगे कवि कहते हैं, फिर ये कैसी वियोग दशा है। भाव ये कि बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति में ध्यान रखती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। आखिर ये वियोग की कौन सी और कैसी दशा है। कौन वियोग दशा, कौन सी विरह की दशा है। घनानंद जो मति संग रहे अति खागी। घनानंद कवि कह रहे हैं कि जिसके कारण मेरी ये जो मति है वो हमेशा नष्ट सी होती रहती है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग, छेकानुप्रास अलंकार, सवैया पद और विरह की दशा का सुंदर परिपाक यहाँ पर देखने को मिला है। धन्यवाद विद्यार्थियों।